रोमन स्पेन का इतिहास द्वितीय प्यूनिक युद्ध की ज्वालाओं में शुरू होता है, जो पश्चिमी भूमध्य सागर में प्रभुत्व के लिए रोम और कार्थेज के बीच संघर्ष था। हालांकि कार्थाजियों ने पहला प्यूनिक युद्ध हार दिया था और कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों से हाथ धोना पड़ा था, लेकिन वे हार मानने से बहुत दूर थे। उन्होंने इबेरियाई प्रायद्वीप को एक नए संसाधन और आर्थिक आधार के रूप में चुना, जिससे वे संघर्ष को आगे जारी रख सकें। इबेरिया की चांदी की खानों की संपदा ने कार्थेज को बड़ी संख्या में भाड़े के सैनिकों की फौज बनाए रखने में सक्षम बनाया, जो उसकी सेना की रीढ़ थे। रोमनों ने निश्चित ही यह भली भांति समझ लिया था कि इबेरिया कार्थेज के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, और उन्होंने उसकी विस्तारवादी योजनाओं पर रोक लगाने के लिए वहां की कुछ स्थानीय जनजातियों से जल्दी ही गठबंधन कर ली। रोम की मित्र नगरी सगुंतुम पर हुआ हमला ही वह घटना थी जिसने द्वितीय प्यूनिक युद्ध की शुरुआत की, और अंततः इसी इबेरियाई मोर्चे पर इस युद्ध का परिणाम तय होना था। हालांकि हन्निबल का साहसी और विनाशकारी हमला, जिसमें उसने आल्प्स पर्वतों को पार कर शत्रु क्षेत्र के भीतर गहराई तक मार्च किया, अत्यंत प्रभावशाली था। फिर भी कार्थेज में उसकी इस सैन्य मुहिम को युद्ध में निर्णायक कदम नहीं माना गया। इटली में बिताए 15 वर्षों के दौरान हन्निबल को अपने देश से केवल एक बार ही सहायता मिली। कार्थेज ने अपने मुख्य बलों को इबेरिया में केंद्रित कर दिया। यह ठान लिया कि किसी भी कीमत पर इसे अपने कब्जे में रखना है, पूरी तरह से इस बात को समझते हुए कि इसके बिना युद्ध हारना तय है। तो हन्निबल की इटली पर सफल चढ़ाई के बावजूद रोमनों ने ठीक अपनी योजना के अनुसार उसी वर्ष 218 ईसा पूर्व अपनी सेनाएं इबेरिया भेज दी। ग्नेयुस कॉर्नेलियुस स्किपियो, जो भविष्य में हन्निबल को हराने वाले स्किपियो अफ्रीकानुस के चाचा थे, 2 सैन्य दलों के साथ वर्तमान कातालोनिया के तट पर स्थित एम्पोरियन नगर में उतरे। जल्द ही उनके भाई पूर्व कॉन्सल पब्लियुस कॉर्नेलियुस स्किपियो भी उनके साथ आ गए, जो पहले ही हन्निबल के हाथों पराजय का सामना कर चुके थे। भाइयों ने तेजी से इबेरियाई तट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और कार्थाजियों के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू कर दिए, जिनका नेतृत्व हन्निबल के भाइयों हास्द्रुबाल और मागो कर रहे थे। रोमनों ने सबसे पहले ताराको पर कब्जा किया, जो उनका मुख्य अड्डा बना और बाद में पूरे प्रायद्वीप का प्रमुख नगर बन गया। इसके बाद उन्होंने मित्र सगुंतुम पर सफल छापा मारा, जिसके बाद कई स्थानीय जनजातियों ने अपनी निष्ठा रोम की ओर मोड़ ली। हैसड्रुबाल का बेड़ा, जिसने इटली से रोमन सैनिकों के स्थानांतरण को रोकने की कोशिश की थी, वह भी पराजित हो गया। फिर 215 ईसा पूर्व में हैसड्रुबाल स्वयं भूमि पर भी हार गया। Fedih mirasını onurlandırın. Bizimle olun. Tarihi yeniden yazın. एब्रो नदी के किनारे हुई एक लड़ाई में उसने वही रणनीति अपनाई जो हन्निबल ने कैन्ने में इस्तेमाल की थी, लेकिन इस बार रोमनों ने कार्थेजी सेना के केंद्र को भेदने में सफलता पाली। कुल मिलाकर इबेरिया पर विजय अपेक्षा से कहीं बेहतर चल रही थी, और रोमनों ने भी बहुत जल्दी जीत पर विश्वास करना शुरू कर दिया। 211 ईसा पूर्व में कार्थेज ने इबेरियाई जनजातियों को अपने पक्ष में कर लिया और उनकी मदद से एक जबरदस्त प्रत्याक्रमण किया। दोनों स्किपियो युद्ध में मारे गए और रोमनों को एब्रो नदी के पार पीछे खदेड़ दिया गया। इसी दौरान इटली में रोमन सेनाएं अपनी पराजयों से उबर गईं और उन्होंने हन्निबल को अपेनाइन प्रायद्वीप के दक्षिण की ओर खदेड़ना शुरू कर दिया। अब जब सैनिक मुक्त हो गए थे, रोम ने एक बार फिर उन्हें इबेरिया भेजा, इस बार स्किपियो अफ्रीकानुस के नेतृत्व में। युद्ध का रुख वास्तव में तभी बदलना शुरू हुआ जब यह असाधारण सेनापति मैदान में आया। 209 ईसा पूर्व में स्किपियो ने तेजी से बहुत दूर दक्षिण की ओर बढ़ते हुए इबेरिया के शत्रु की मुख्य नगरी न्यू कार्थेज पर अचानक हमला बोल दिया। हैसड्रुबाल समय पर नगर तक पहुंचकर सहायता नहीं कर सका और फिर स्किपियो के हाथों एक निर्णायक युद्ध में पराजित हो गया। उसके बाद अपनी सेना के बचे हुए सैनिकों के साथ वह उत्तर की ओर बढ़ा ताकि हन्निबल के साथ मिलकर अपनी ताकत जोड़ सके, लेकिन इटली में प्रवेश करते ही युद्ध में मारा गया। इबेरियाई अभियान का अंतिम अध्याय गादेस नगर पर अधिकार करने के साथ पूरा हुआ। इसके बाद युद्ध उत्तरी अफ्रीका की ओर बढ़ गया, जहां स्किपियो ने स्वयं हन्निबल को पराजित किया और अफ्रीकानुस की उपाधि प्राप्त की। इसी तरह द्वितीय प्यूनिक युद्ध का अंत हुआ।
कार्थेज के इबेरियाई प्रायद्वीप पर स्थित सभी क्षेत्र अब रोम के अधीन आ गए, लेकिन यह केवल सिद्धांत में ही था। व्यवहार में रोम को अब भी अधिकांश इबेरिया देशी लोगों के हाथों से छीनना पड़ा। मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में रहने वाली सेल्टा इबेरियाई जनजातियां स्वतंत्र बनी रहीं, जैसे कि लुसितानियाई लोग, जो आज के पुर्तगाल में बसे हुए थे। 197 ईसा पूर्व में रोमन शासन के अधीन क्षेत्रों को दो प्रांतों में बांट दिया गया, हिस्पानिया सिटेरियोर और हिस्पानिया अल्टेरियोर, जिनमें से प्रत्येक का शासन एक प्रेटर के हाथों था, जिसकी अवधि 1 वर्ष की होती थी। हालांकि उस समय तक प्रायद्वीप पर रोम के अधिकार क्षेत्र पहले ही विद्रोह की आग में घिर चुके थे। जल्द ही यह आवश्यक हो गया कि कौंसिल मार्कुस पोर्शियुस कैटो यही वही व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा था, कार्थेज का विनाश होना चाहिए, प्रेटरों की सहायता के लिए आगे आए। दोनों ने मिलकर विद्रोह को दबा दिया और कैटो ने तो इसके बाद विजय उत्सव भी मनाया। लेकिन जैसे ही वह रोम लौटा, विद्रोह फिर से भड़क उठा। स्थिति अत्यंत गंभीर थी। रोमनों की पूरी कोशिश बस यही थी कि जो कुछ उनके पास है उसे किसी तरह बचाए रखें। फिलहाल प्रायद्वीप के भीतरी हिस्सों में किसी भी अभियान की बात सोचना भी संभव नहीं था। हिस्पानिया सिटेरियोर में शांति केवल 179 ईसा पूर्व में आई, जब प्रथम सेल्टिबेरियन युद्ध में रोमनों की विजय हुई। जहां तक हिस्पानिया उल्टीरियर का सवाल है, वहां की घटनाएं भी लगभग उसी राह पर चली। बस रोमनों के लिए हालात और भी ज्यादा कठोर थे। लुसितानियाई विद्रोह एक भीषण युद्ध में बदल गया, जिसमें रोमन सेनापतियों को लगातार शत्रु की मुख्य सेनाओं को पराजित करने में असफलता ही हाथ लगी। जब युद्ध उनके खिलाफ होने लगते तो लुसितानियाई बहुत तेजी से पीछे हट जाते और अक्सर अपने पीछा करने वालों को जाल में फंसा लेते। रोम ने हिस्पानिया सिटेरियोर से अतिरिक्त सैनिक बुलाए और अंततः लुसितानियों के साथ शांति संधि करने के बाद उन पर विश्वासघाती हमला किया। लेकिन इसके बावजूद भी उनकी प्रतिरोधक क्षमता नहीं टूटी और वे अपनी छापामार लड़ाई जारी रखते रहे। रोमनों ने विद्रोही नेता व्रियाथुस के सबसे करीबी लोगों को रिश्वत देकर उसे रास्ते से हटा दिया। इसी बीच दूसरी सेल्टा इबेरियाई युद्ध पहले ही समाप्त हो चुकी थी और जैसे ही लुसितानियाई युद्ध का अंत हुआ, वैसे ही तीसरी सेल्टा इबेरियाई या नुमांतिनी युद्ध छिड़ गई। रोमन विजय के खिलाफ बड़े पैमाने पर स्थानीय प्रतिरोध का अंतिम प्रतीक नुमांतिया नगर था, जिसके निवासियों ने शत्रु के समक्ष आत्मसमर्पण करने के बजाय सामूहिक आत्महत्या को चुना। सेल्टा इबेरियाई युद्धों के समाप्त होने के साथ ही एक शांतिपूर्ण सुदृढ़ीकरण का दौर शुरू हुआ। कुछ जातियां, जिनमें लुसितानी भी शामिल थे, समय समय पर विद्रोह करती रहीं, लेकिन अब रोमनों को पूरे प्रायद्वीप पर अपना अधिकार स्थापित करने से कोई नहीं रोक सकता था। दक्षिणी और पूर्वी तटों के अधिक विकसित क्षेत्रों में रोमन जीवन शैली काफी हद तक प्रचलित हो गई थी। स्थानीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा रोमन नाम अपनाने लगा। वहीं यूनानी और फिनिकी उपनिवेश अपनी उन्नत संस्कृतियों के कारण रोमन प्रभाव के प्रति काफी हद तक प्रतिरोधी बने रहे। मध्य क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों के मूल निवासियों के साथ भी यही बात लागू होती थी। हालांकि उनके मामले में इसका कारण प्रमुख शहरी केंद्रों से उनकी अलग थलग स्थिति थी। रोम गणराज्य के गृह युद्धों ने, जिन्होंने अंततः उसे एक साम्राज्य में बदल दिया, स्पेन को भी गहराई से प्रभावित किया। जब 83 ईसा पूर्व में सुल्ला और गयुस मारियस के समर्थकों के बीच युद्ध छिड़ा, तो क्विंटुस सेर्टोरियस, जो मारियस का अनुयायी था, ने स्पेन में नियंत्रण स्थापित कर लिया। हालांकि सुल्ला की सेनाओं ने शुरू में उसे बाहर निकाल दिया था, लेकिन वह 1 वर्ष बाद नवविद्रोही लुसितानियों के समर्थन से वापस लौटने में सफल रहा। सर्टोरियस ने यह ठान लिया कि वह अपने क्षेत्रों को सुल्ला के रोम के प्रत्यक्ष विरोध में एक स्वतंत्र राज्य में बदल देगा। उसने रोम की तर्ज पर एक सीनेट की स्थापना की, प्रेटर और क्वेस्टर नियुक्त किए और यहां तक कि पोंस के राजा तथा रोम के पुराने शत्रु मिथ्रिदातेस षष्ठम यूपिटर के साथ भी गठबंधन कर लिया। उसकी राजधानी ओस्का नगर में स्थित थी। स्थानीय जनता के बीच सेर्टोरियस को अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त थी, जिसका श्रेय उसकी व्यक्तिगत वीरता और मूल निवासियों के प्रति उसके उदार व्यवहार को जाता था। 75 ईसा पूर्व तक वह अपने खिलाफ भेजी गई सभी सेनाओं को रोकने में सफल रहा। रोम को यहां तक डर था कि स्पेन से फिर से आल्प्स पार कर आक्रमण हो सकता है,
इसलिए सेर्टोरियस को हराने के अभियान में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। युद्ध का नेतृत्व युवा और महत्वाकांक्षी ग्नेयुस पोम्पेय ने किया, जिनके लिए यह स्वयं को स्थापित करने का एक बेहतरीन अवसर था। कुछ युद्धों में सेर्टोरियस ने पोम्पेयुस को हराने में भी सफलता पाई, लेकिन लंबे समय तक चले इस युद्ध ने उसके राज्य की सारी संपत्ति चूस ली और शीघ्र ही उसके सबसे करीबी अधिकारियों के बीच एक षड्यंत्र पनपने लगा। इस बार रोमनों को रिश्वत देने की भी जरूरत नहीं पड़ी। सेर्टोरियस की हत्या के बाद पोम्पेय ने आसानी से बिखरे हुए विद्रोहियों को परास्त कर दिया। अपनी विनाशकारी प्रकृति के बावजूद यह युद्ध प्रायद्वीप के रोमीकरण का एक और चरण साबित हुआ। गृह युद्ध में भाग लेने के कारण इबेरियाई लोग किसी न किसी रूप में भविष्य के साम्राज्य के जीवन में शामिल हो गए। वहीं रोमन सेनापतियों ने स्थानीय निवासियों को इनाम स्वरूप बड़ी संख्या में नागरिकता प्रदान की। अपनी तेज रफ्तार और शानदार राजनीतिक यात्रा के दौरान जूलियस सीजर ने हिस्पानिया उल्टेरियर के राज्यपाल या प्रोप्रीटर के रूप में कार्य किया, जहां उन्होंने अपनी विशिष्ट ऊर्जा के साथ शेष बची हुई प्रतिरोध की जेबों को पूरी तरह कुचल दिया। और जब एक नया गृह युद्ध भड़क उठा तो वह एक बार फिर स्पेन के लिए रवाना हुआ ताकि पोम्पेय के समर्थकों को निष्क्रिय कर सके। यहीं इस युद्ध की अंतिम लड़ाई लड़ी गई, जिसमें सीजर ने अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी के पुत्र ग्नेयुस पोम्पेयस द यंगर को पराजित किया। आखिरकार ऑगस्टस के शासनकाल में सिपियो के प्रायद्वीप पर उतरने के 200 वर्ष बाद उत्तर में स्थित अंतिम स्वतंत्र इबेरियाई क्षेत्रों को भी वश में कर लिया गया, जिससे पूरे क्षेत्र में शांति और समृद्धि का एक लंबा युग आरंभ हुआ। स्पेन के आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण घटक वह सड़कों का जाल था, जो प्रांतों को राजधानी से जोड़ता था। इनमें सबसे प्रसिद्ध वाया ऑगुस्ता थी। ये इतनी चौड़ी थी कि 2 गाड़ियां आसानी से एक दूसरे के पास से निकल सकती थीं। इस मुख्य व्यापारिक धुरी से छोटी छोटी क्षेत्रीय सड़कें निकलती थीं। इस नेटवर्क के प्रमुख स्थानांतरण बिंदुओं पर नए नगर बसने लगे और पुराने नगरों का विस्तार और विकास होने लगा। इनमें सबसे बड़े थे कोर्दोबा, ताराको और न्यू कार्थेज, जिनमें प्रत्येक में 20 से 30 हजार निवासी रहते थे। अन्य नगरों की तरह वहां भी रंगभूमियों का निर्माण, सभा स्थलों की स्थापना और जल सेतुओं का निर्माण देखा गया। इन सब में सेगोविया का भव्य जल सेतु अपनी अद्भुत संरक्षित अवस्था के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 27वें वर्ष ईसा पूर्व में एक प्रशासनिक सुधार किया गया, जिसमें रोम के इबेरियाई क्षेत्रों को शासन के लिए अधिक सुगम प्रांतों में बांट दिया गया। लुसितानिया, हिस्पानिया ताराकोनेंसिस और बैटिका प्रांतों की स्थापना की गई। इनमें से अंतिम प्रांत जैतून के तेल और प्राचीन रोमन काल की प्रसिद्ध चटनी गरम, जो मछली के किण्वन से बनाई जाती थी, का एक प्रमुख उत्पादक बन गया। अगस्तुस के शासनकाल के दौरान स्पेन की जनसंख्या का अनुमान 5 से 6 मिलियन के बीच लगाया गया है। कई युद्धों के अनुभवी सैनिकों को उस प्रायद्वीप पर बसाया गया था। उनके लिए विशेष रूप से ऑगुस्ता एमेरिटा नामक एक उपनिवेश की स्थापना की गई, जो आज का मेरिदा है। इस शहर में स्पेन के किसी भी अन्य नगर की तुलना में सबसे अधिक रोमन स्मारक सुरक्षित हैं। सम्राट वेस्पासियन के शासनकाल में स्पेन के सभी निवासियों को लैटिन नागरिकता प्रदान की गई थी। हालांकि उन्हें रोमन नागरिकता 212 ईस्वी में कराकल्ला के आदेश द्वारा ही प्राप्त हुई। क्षेत्र में सैन्य उपस्थिति खतरनाक सीमाओं से इसकी दूरी के कारण बहुत कम थी। तीनों प्रांतों में तैनात एकमात्र सेना सप्तम जेमिना लियोन नगर में ठहरी हुई थी, जिसका नाम ही लीजन शब्द से निकला है। संस्कृति की प्रमुख हस्तियों में दार्शनिक सेनेका विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जो सम्राट नीरो के गुरु और शिक्षक थे, और निश्चित ही स्पेन महान रोमन सम्राटों त्राजन और हैड्रियन की जन्मभूमि के रूप में प्रसिद्ध है। दोनों का जन्म इटालिका में हुआ था, जो एक नगर था जिसे स्किपियो अफ्रीकानुस ने अपने सैनिकों के लिए बसाया था। उनके शासनकाल में रोमन संस्कृति का प्रभाव अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया और यह धीरे धीरे उत्तर के सबसे दूरस्थ इलाकों तक भी फैलने लगा। इसी दौरान ईसाई धर्म अपनी स्थापना की पहली सदी में ही इस प्रायद्वीप तक पहुंच चुका था। परंपरा के अनुसार प्रेरित याकूब और पौलुस ने स्पेन की यात्रा की थी। संत जेम्स के अवशेष अब भी सैंटियागो द कॉम्पोस्टेला के गिरजाघर में सुरक्षित रखे गए हैं, जो यूरोप के प्रमुख तीर्थ यात्रा मार्ग का अंतिम पड़ाव है। तीसरी सदी के संकट के दौरान
स्पेन अपेक्षाकृत शांत क्षेत्र बना रहा। वहां बहुत कम सैनिक तैनात थे और स्पेन में मौजूद सेनाओं ने अपना अलग सम्राट घोषित नहीं किया, जैसा कि कई अन्य प्रांतों की सेनाओं ने किया था। फिर भी इस संकट का प्रायद्वीप की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ा। साम्राज्य की सैन्य शक्ति में समग्र रूप से आई कमजोरी, जो लगातार चल रहे गृह युद्धों से जूझ रही थी, का परिणाम यह हुआ कि जर्मनिक जनजातियां स्पेन तक पहुंच गईं। ये पहली ऐसी घुसपैठ थी जो किम्ब्री और ट्यूटन की दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई आक्रमण के बाद से हुई थी। राइन सीमा को पार करने के बाद फ्रैंक और आलेमानी दक्षिण की ओर गॉल से होते हुए बढ़े और ताराको को लूट लिया। यह एक प्रकार की पूर्व सूचना थी उस विशाल आक्रमण की, जो 5वीं शताब्दी में सुवी, एलन और वेंडल जनजातियों द्वारा हुआ, जब स्पेन पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन के दौरान पूरी तरह अलग होने वाले पहले प्रांतों में से एक बन गया। इन जनजातियों को बाद में विसिगोथों ने प्रायद्वीप से बाहर खदेड़ दिया, जिन्होंने वहां अपना स्वयं का राज्य स्थापित किया। अभी सदस्य बने और रोम के साथ चलें। आपकी निष्ठा इतिहास में गूंजेगी।